6 नंबर में ये जो क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सीरीज अब से डेली आएगी बेटा, क्योंकि एग्जाम सर पर है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है मैथ्स, ठीक है। और ये बार बार आते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना वीडियो के एंड में। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपये है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपये है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। अब अगर आपको पूरे साल भर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 का है और ये क्वेश्चन बहुत इजी है। लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, तो कई बच्चे पढ़ के ही घबरा जाते हैं। लेकिन है बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं ना, माना क्या माना मल्लेश्वरम का किराया, माना मल्लेश्वरम का किराया भाड़ा जो लिखना चाहो वो किराया कितना है बेटा, x रुपये, तथा यशवंतपुर का किराया कितना है बेटा, वो हम मान लेते हैं y रुपये, ठीक है। जैसे एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है और 3 टॉफ़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, 6 रुपये, है ना। तो अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार, यहाँ लिखेंगे हम प्रथम शर्तानुसार। कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। प्रथम शर्त में ये बोला गया है 2 टिकट, एक टिकट का मूल्य x रुपये है तो 2 टिकट का मूल्य 2x रुपये होगा, और 3 टिकट यशवंतपुर, ठीक है। तो कुल मूल्य कितना है, 46 रुपये। यानी कि प्रथम शर्त में क्या है, 2 टिकट मल्लेश्वरम यानी कि 2x रुपये, कुल के लिए धन का चिन्ह, और 3 टिकट यशवंतपुर यानी कि 3y, कुल रुपये कितने हैं, 46। तो ये पहला शर्त है आपका, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, पहली शर्त। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, पहली शर्त से हमने पहला समीकरण बना लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार, यहाँ लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार। एकदम मक्खन की तरह क्वेश्चन है। द्वितीय शर्त में ये बोला गया है कि 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे और 3 टिकट खरीदे मल्लेश्वरम के, यानी कि 3x प्लस 5y, कुल रुपए कितना देना पड़े उसको, 74 रुपये, 74 रुपये देने पड़े। तो द्वितीय शर्त से हमने दूसरा समीकरण बना लिया। अब इसको आप अपनी सुविधा से किसी भी मेथड से आप हल कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा किसी भी मेथड से, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे आसान मेथड होता है विलोपन, और किसी का उल्लेख नहीं किया गया तो अपनी मर्जी से सॉल्व करो। तो विलोपन विधि से पहले x या फिर y के गुणांक को समान करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 है तो मुझे इस समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 है तो मुझे इस समीकरण में 3 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ मैं लिखूंगा समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। गुणा करता हूँ समीकरण 1 में 3 से गुणा, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, और 6 तिया 18, हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13। 2 से गुणा करना है, यहाँ से हो जाएगा 6x, 5 दूनी 10y, और 4 दूनी 8, 7 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14। दोनों ही चिन्ह प्लस के हैं तो हमें घटाना पड़ेगा, ये भी प्लस का ये प्लस का है। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पर नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का माइनस का घटा, 10 में से 9y घटाएंगे तो माइनस के y, और यहाँ से माइनस के 10 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 10। यानी y आपने क्या माना है, यानी कि मल्लेश्वरम का जो एक टिकट का किराया है वो कितना है, 10 रुपये है, ठीक है। मतलब यशवंतपुर का, मल्लेश्वरम बोल रहा हूँ, यशवंतपुर को हमने y माना था, तो यशवंतपुर के लिए एक टिकट का मूल्य कितना है, 10 रुपये है। अब क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 पे हम एक बार लिख देते हैं। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 46। अब y का मान उठाकर रख दीजिए यहाँ पर, y का मान है 10, तो 10 तिया हो जाएगा 30, प्लस का 30 इधर आके हो जाएगा माइनस का 30, घटाएंगे तो बचेगा 16, 2 गुणे में इधर आके आ जाएगा बट्टे में, 2 अट्ठे 16, ठीक है, यानी कि 8 रुपये।
यानी कि मल्लेश्वरम के एक टिकट का मूल्य कितना है, 8 रुपये, और एक यशवंतपुर का टिकट का मूल्य कितना है, 10 रुपये। ये हमारा आंसर है। 6 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में कभी भी बहुत टफ क्वेश्चन कभी नहीं आता, सिंपल सिंपल, ठीक है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। इक्का दुक्का ही आ सकता है, लेकिन हर बार नहीं आता है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में, जो कि हर साल एग्जाम में आ रखा है, 6 नंबर में या बड़े नंबर में आ सकते हैं सर। करें, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अच्छा जी, तो पहले सबसे मेन चीज़ होता है क्वेश्चन को पढ़ के चित्र ढंग से बनाना। ठीक है, ये हमारा एक बहुमंजिल भवन है। ठीक है, एक बहुमंजिल के भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये बहुमंजिल भवन है और ये 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये ज़मीन पे खड़े हैं, हवा में तो लटके नहीं रहेंगे। सो ये हमारा बहुमंजिल भवन है। ठीक है, ये भवन है बहुमंजिल, लिख भी देता हूँ, ये बहुमंजिल ये भवन है। और ये क्या है, देखने में एक 8 मीटर ऊंचे भवन, ये इसकी जो ऊंचाई है वो 8 मीटर है। कह रहे एक बहुमंजिल भवन के शिखर, ये शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के जो अवनमन कोण है वो 30 और 45 है। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल को देखने पर जो अवनमन कोण बनता है वो 30 और 45 है। आपको पता है अवनमन कोण उन्नयन कोण में डायरेक्ट संबंध होता है। इस अवनमन कोण बनाने के लिए इसके समांतर मुझे यहाँ पर एक रेखा लेनी पड़ेगी। ये मैंने रेखा ले ली समांतर। ठीक है, पहला जो कोण बोला था उसने कि कितना होगा बेटा, वो बोला था उसने कि 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा और यहाँ पर कितना बनेगा, 45 डिग्री। ठीक है, सो देखो बच्चों, अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, ये चित्र में ही आपको दिखा देना है कि भैया ये भी 8 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, हमसे दोनों भवनों के बीच की दूरी भी निकालनी है। ये x माना, इनके बीच की दूरी कितनी है, x है, जो कि आपको ज्ञात करनी है। और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, देखो बेटा, हमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई तो 8 मालूम है, बस ये ऊंचाई अगर मालूम हो जाए तो बात बन जाए, उसमें जोड़ दूंगा मैं। तो मैं इस ऊंचाई का नाम क्या दे देता हूँ, इस ऊंचाई को मैं h बोल देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जो कि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं किस वाले त्रिभुज में, देखो। और बच्चों, अगर ये x है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, x है। ये क्वेश्चन शानदार जानदार है। ठीक है, अब आ जाओ त्रिभुज, नाम दिया नहीं हमने अभी तक, नाम दे दो इसको बेटा। ये मैंने इसको A बोला, इस वाले को B बोला, इसको C, इसको D और इस वाले पॉइंट को E, कुछ भी नाम दे सकते हैं। पहले वाले त्रिभुज में आ जाओ, ABC में। देखो बेटा, मुझे ये भुजा भी निकालनी है और मुझे ये भुजा भी निकालनी है। ठीक है, और आपको पता है कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। यहाँ 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये वाला क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आधार। तो मुझे लंब निकालना है और मुझे आधार भी निकालना है। और लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, यानी कि AB बट्टे BC, tan थीटा। थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री रखूँगा। आपको ये सूत्र पता होगा ना, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। यहाँ से आपका साइन होता है, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, नीचे से कॉसेक, फिर सेक और फिर कॉट। ठीक है ना, ये सूत्र पता होगा। मान रखते हैं AB को हमने H माना है, BC को हमने X माना है। tan 30 का मान 1/√3, तिरछे गुणा करेंगे, x 1 कम x, H √3। तो ये वैसे तो मान मिला नहीं, एक संबंध मुझे मिल चुका है। ठीक है, एक संबंध मुझे मिल गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका उपयोग करेंगे आगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे हल करेंगे। देखो बच्चों, अब मैं आ जाता हूँ इस वाले त्रिभुज में, क्योंकि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। इस वाले समकोण त्रिभुज में आना पड़ेगा मुझे, बड़े वाले में। ठीक है, आ जाते हैं त्रिभुज ACD में। ACD में इसमें मुझे H चाहिए, तो ये पूरी भुजा लेनी पड़ेगी और ये भी मुझे चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरा क्या है, कोण है। कोण के सामने वाली भुजा ये क्या है, लंब है। और ये वाला क्या होता है, आधार। क्योंकि ये 90 अंश के सामने वाली ये भुजा तो क्या होगी, कर्ण हो गई।
तो देखो बच्चों, यहाँ से आ जाएगा ए सी बट्टा सी डी, लंब बट्टा आधार वही tan थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पर 45। ठीक है, ए सी हमारे पास कितना है बच्चों, h प्लस 8, तो यहाँ लिख दूंगा मैं h प्लस 8। अरे यार, h प्लस 8 ए सी का मान, सी डी हमने x मान है, tan 45 का मान 1 होता है, एक के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लिया, x एकम x और यहाँ गुणा कर देंगे, h प्लस 8 हो जाएगा, 3 से गुणा कर दी। ठीक है, अब क्या है बेटा, आपको x का मान मालूम है, ये मान उठाकर यहाँ रख सकता हूँ मैं, यहाँ लिख दूँगा चूँकि x बराबर h अंडर रूट 3 रखो यहाँ पर, तो यहाँ मैंने रख दिया x का मान h अंडर रूट 3, ये प्लस का h इधर के माइनस का हो जाएगा यहाँ 8, h उभयनिष्ठ है, अंडर रूट 3 माइनस 1 बचेगा, ये गुणे में इधर क्या आ जाएगा बच्चों, बट्टे में। अब अंडर रूट कभी नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो इसको थोड़ा और हल करना पड़ेगा, इतना आप लिख लेना बेटा, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे हल करते हैं। देखो बच्चों, जगह कम है ना, यही हमें करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, परिमेयकरण। तो यहाँ हमारे पास h है, ऊपर है 8, यहाँ है अंडर रूट 3 माइनस 1, तो परिमेयकरण करने पर अंडर रूट 3 माइनस 1, यहाँ अंडर रूट 3 प्लस 1 से क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुणा, जो नेगेटिव होता है तो प्लस करते हैं, प्लस होता तो माइनस करते हैं ना, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ऊपर आ गया अंडर रूट ये चीज़, और ये किस सूत्र रूप में है, a माइनस बी ए प्लस बी। आप जानते हैं बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे सूत्र लगा देंगे अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 माइनस 1 ये आपका आ जाएगा 2, 2 चौके 8। ठीक है, सो ऊपर बचा 4 अंडर रूट 3, 4 से अंदर गुणा कर देना, 4 एकम 4 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा h। अभी आंसर पूरा नहीं है, ये तो सिर्फ h मिला है मुझे, है ना, पूरी दूरी पूरी ऊंचाई अभी निकालनी बाकी है। इतना आ गया, अब आगे पार्ट करते हैं। 6 नंबर ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे बेटा, थोड़ा हल तो करना ही पड़ेगा हमें। अब हमें क्या निकालना है, अतः यहाँ लिख देंगे, अतः बहु मंजिल की ऊंचाई, वो हमारे पास क्या थी, h प्लस 8 थी। ठीक है, h का मान मुझे मिला है 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 और यहाँ 8 है, तो यहाँ से 4 और 8 12, 4 अंडर रूट 3 आंसर। ठीक है, x का मान भी यही आएगा। अब मैं कैसे बता रहा हूँ भैया, x का मान यही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 45 डिग्री है, जो ऊंचाई होती है वही उसकी परछाई होती है। अगर उन्नयन कोण, यहाँ उन्नयन कोण हो जाएगा ना, नीचे से देख रहे हैं यहाँ पे बनाया हमने, अगर यहाँ एंगल 45 है तो ये चीज़ भी उतनी ही आएगी। ठीक है, निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो आ गया, यहाँ तो उतार लिया आपने, हमें h का मान मिल चुका है, कहाँ तक, ये देखो बेटा, h का मान मुझे यहाँ तक मिला है, ये चीज़ देखो बेटा, ये मेरा h है। ठीक है, अब मुझे x का मान चाहिए, तो h का मान उठाकर मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, अंडर रूट 3 से मुझे गुणा करना पड़ेगा, है ना। सो देखो बच्चों, x बराबर क्या होगा, अंडर रूट 3, h का मान मुझे रख देना है। ठीक है, तो देखो अंडर रूट 3, 3 चौके 12 और ये 4 अंडर रूट 3, वहाँ पर भी वही आंसर आया था, वहाँ पर भी वही बहुमंजिल की ऊंचाई वही आई थी, इसकी भी वही आ रही है, क्योंकि कोण यहाँ 45 है, इस वजह से। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, 6 नंबर में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये आपके प्रश्नावली बोल रहा हूँ 3, चैप्टर नंबर 3, उदाहरण नंबर 19 का क्वेश्चन है। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है अलग से वीडियो बनाकर, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। सो बच्चों, ये प्रश्न है जो ये है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जो एग्जाम्पल है 19 का क्वेश्चन है, जो कि मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, मैंने करा दे रखा है ऑलरेडी।
उसकी मैं लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। जैसे ये वीडियो ख़त्म हो, लिंक्स पे जाना, क्लिक करके उसको देख लेना। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस बड़े गोले की त्रिज्या और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। त्रिज्या भी ज्ञात करनी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। सो देखो बेटा, क्वेश्चन पे आ जाओ। आपके पास छोटे छोटे 3 गोले हैं। पहले एक छोटा है, थोड़ा उससे और बड़ा है, और तीसरा उससे और बड़ा है। इन तीनों को मिलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। ठीक है, अब इन तीनों का मिलाकर जो आयतन होगा, इसका आयतन बराबर होगा, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर ही ये चीज़ बनाई जा रही है। जितनी इन तीनों में जितना मटेरियल लगा है ना, उसी मटेरियल से ये बनाया रहा है, तो आयतन बराबर रहेगा। जब मटेरियल सेम है तो आयतन सेम रहेगा। ठीक है ना। तो इसकी जो मुझे त्रिज्या दे रखी है, इसको मैं R1 बोलता हूँ, इसकी त्रिज्या R2, और इसकी त्रिज्या मैं बोलता हूँ R3, और इसकी त्रिज्या मैं बोल देता हूँ R, जो कि हमें निकालनी है। माना बड़े वाले गोले की त्रिज्या R है। पहले वाले की जो दे रखी है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ये मुझे दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और ये मुझे दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इसका मुझे ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख देंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, तीनों गोले का आयतन जो होगा वो होगा बड़े वाले गोले के आयतन के। ठीक है, मान रखते हैं पहले वाले गोले का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब, इसका हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब, इसका हो जाएगा तीसरे वाले का 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है, और इसका हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि इसका मैंने R1, इसका R2, इसका R3 माना है। ठीक है, और इसका हमने क्या माना है, R माना है। अगर दोनों तरफ से देखो 4/3 पाई इधर से उभयनिष्ठ है, निकालो उभयनिष्ठ। तो 4/3 पाई ये हमारा उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब। इससे ये चीज़ कटी। मान रखते हैं बच्चों, R1 का मान है 6, 6 की घात 3, R2 है 8, 8 की घात 3, R3 है कितना, 10 की घात 3, और इधर है R। ठीक है, कैलकुलेशन करना है तो थोड़ा सा यहाँ उतार लीजिए, अब मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है ना। चलिए हल करते हैं। यहाँ से आ जाएगा बच्चों 6 की घात 3, 36 गुणा 6, 64 गुणा 8, और ये आ जाएगा 1 2 3 0। ठीक है, 6 छंग 36, हासिल लगा 3, 6 3 18, 18 और 3 21, 216, 8 4 8 32, हासिल लगा 3, 8 छंग 8 45, 8 छंग 48, 48 और 3 51। जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, देखो 2 6 8, 1 और 1 2, और 5 और 2 7। ठीक है, R क्यूब, तो ये आ जाएगा 1728। ठीक है, तो R का मान क्या आ जाएगा, घनमूल निकालना होगा 1728 का। ठीक है, 3 3 का जोड़ा, कैलकुलेशन सही है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ तक। अब घनमूल निकालना है 1728 का। अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं तो हम क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। 3 3 का जोड़ा बनाना है। देखो बेटा 1728 है ना कैलकुलेशन में, बस सही देखना कैलकुलेशन सही हो। ठीक है, 1728 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3, 3 3 का जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा बना, यहाँ एक जोड़ा और यहाँ जोड़ा, तो जो R का मान आ जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा से 1 2 आ गया, इस जोड़े से 2 और इस जोड़े से 3।
ठीक है। तो 4 तिया 12, आर का मान आ गया 12, 12 सेंटीमीटर। उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाइए, हमें निकालना है जो गोला था हमारे पास, ये जो गोला है, ठीक है, इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्या निकालना है, अतः वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 4πr²। ठीक है, 4 का मान कुछ नहीं तो 22/7, क्योंकि पाई बोला नहीं गया तो 22/7 लेंगे। और त्रिज्या हमारे पास है 12, 12 गुणे 12। ठीक है, कुछ कट पिट रहा है क्या, नहीं। 88, 12 12 में 144, बट्टे में 7, ऊपर ऊपर गुणा कर देना, बट्टे में 7 लिख देना, ऊपर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ऊपर 88 को 144 से गुणा कर देना और यहीं पे जो आएगा वहीं छोड़ देना, 7 से भाग मत देने लग जाना, टाइम वेस्ट होगा, नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको यहाँ तक। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ कि गुणा करने के बाद कितना आ रहा है। अगले प्रश्न में आते हैं, माध्यक निकालना इस प्रश्न में। और हर साल माध्यक निकालने पर एक प्रश्न हर साल आता है एग्जाम में, हर साल आता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, माध्यक निकालने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, देखो जब भी आप माध्यक निकालने जाओ सबसे पहली नज़र आपकी वर्ग अंतराल पे जानी चाहिए। 2000 पे ख़त्म हो रहा है, 2000 शुरू हो रहा है, 2500 पे ख़त्म हो रहा है, 2500 शुरू है, सबका जो वर्ग अंतराल के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है 500 है, तो ये सही चीज़ है। और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू हो रहा है, वर्ग अंतराल सही होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सही नहीं है तो सही बनाना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन भी करा रखे हैं मैंने एनसीईआरटी में। ठीक है, अब आते हैं सारणी बनाते हैं, संचय बारंबारता बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो देखो बेटा ये पहले वर्ग अंतराल, इधर आ जाएगा वर्ग अंतराल, इधर आ जाएगी हमारी बारंबारता और इधर आ जाएगी हमारी संचय बारंबारता। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ कॉलम भी लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारा है वर्ग अंतराल। एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, फिर यहाँ पर बारंबारता और यहाँ पर संचय बारंबारता। कई बच्चों को लगता है कि सर संचय बारंबारता क्या है, बारंबारता क्या है, हमें पता ही नहीं है। देखो 400 नियॉन लैंप बोल दिया है, ठीक है, यहाँ पर इन सबको जोड़ोगे तो तुम्हें 400 मिलेगा, यानी कि आपको ये बारंबारता दे रखा है। अगर यहाँ पर 400 लास्ट में होता या जोड़ने पर 400 ज़्यादा आता ना, तो उस टाइम पे वो संचय बारंबारता दिया होता और फिर आपको बारंबारता निकालनी होती। तो वर्ग अंतराल जो दे रखा है वो हम लिखते हैं, क्या दे रखा है, 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 350 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ठीक है, अब इस पर हमें क्या दे रखा है बच्चों, इस पर हमें दे रखा है 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। अब कैलकुलेशन सही सही करना, ठीक है, एकदम सही कैलकुलेशन होगी तभी जाके आंसर मिलेगा। संचय बारंबारता निकालना है, पहला वाला एज इट इज़ 14। ठीक है, अब क्या करना है, 14 में आपको 56 जोड़ना है, इसमें जोड़ना नीचे से 14, ये कितना हो जाएगा 70, 70 में 60 जोड़ेंगे, 60 60 120, 130 हो जाएगा। ठीक है, 130 में आपकी बार जोड़ देना है 86। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा कितना, 216, 216 में आपको जोड़ देना है 74, तो ये आपका आ जाएगा 290, उसमें जोड़ देना है फिर ये 62, तो ये आपका आ जाएगा 352, 48 है ना, हाँ 48, 352 में 48 जोड़ेंगे तो ये आ गया 400। और इन सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 400, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में, 400 लैंप। माध्यक निकालने, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जोड़ने पे यहाँ मुझे 400 है तो यहाँ पे भी 400 ही आना चाहिए। 400 से थोड़ा भी कम ज़्यादा होगा तो आपने ऊपर गड़बड़ कर दिया, अगर गड़बड़ किए तो आंसर कभी नहीं आएगा, तो ठीक करो पहले कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो बच्चों क्या है नेक्स्ट पार्ट,
इसे क्या बोला जाता है, इसे n बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, n। हमारे पास n कितना है, चूंकि n है हमारे पास 400, तो हमें n/2 निकालना होता है। 400/2 यानी कि 200 आ जाएगा, काटोगे तो। अब हमें 200 से ज़्यादा CF में ढूंढना है, जो सबसे पहली बार में ज़्यादा आएगा 200 से। ठीक है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे पहली बार में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, पहली बार में ज़्यादा कौन आ रहा है, देखो बेटा 200 से ज़्यादा ये है 216। किस नंबर पर, चौथे नंबर पर। 1 2 3 4 बनाओ डब्बा चौथे नंबर पर। ठीक है, ये चौथे नंबर पर मैंने डब्बा बना दिया। ओके, सो बच्चों ये वाला पार्ट F में, तो ये हमारा F होता है, जहाँ से आपने चेक किया था CF में। इसके ऊपर वाला पार्ट ये जो है, ये हमारा क्या है, CF है। ये हमारा F मिल गया। और ये जो हमारे पास कई बार आ जाता है माध्यक वर्ग, क्या होगा ये बताओ। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग हमारे पास है 3000 से 3500। ठीक है, यानी कि ये निम्न सीमा है या उच्च सीमा, यानी कि L हमारे पास 3000 है, चाहिए होता है सूत्र में। H हमारे पास कितना है, कितने कितने का अंतर है सब में, 500 का अंतर है। H हमारे पास 500 है। सब कुछ हमें मिल चुका है, अब हमें माध्यक निकालना है। माध्यक सूत्र क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस का CF गुणा H बट्टे में F, ये सूत्र होता है। L का मान हमारे पास कितना है, 3000। ठीक है, N/2 आया था 200, CF का मान है 130, H का मान है 500 और F का मान है 86। तो देखो बेटा 3000 यहाँ पर है, यहाँ से कितना बचेगा, 270, 70 बचेगा, 70 गुणा 500 बट्टे में 86। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा 3000, 7 5 35, पीछे से 3 0 बट्टे में 86। ठीक है ना, तो ये आपका कितना आ गया, 35, पीछे से 3 0, और उसको आपको भाग देना है 86 से। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे काट भी सकते हो, आगे हल कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आ जाएगा 3000 है, और प्लस कितना, भाग देने पे आपको मिल जाएगा 406.97, 10 के 2 स्थान तक। तो ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3406.97। यहाँ लिख देना लगभग, क्योंकि 0 के 2 स्थान तक लिया है हमने। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे का कैलकुलेशन हमने यहाँ किया है। कोई डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। माध्यक लगभग हर साल पूछा जाता है, हर साल। अगले प्रश्न में आ जाओ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो देखो बेटा थेल्स का प्रमेय या फिर पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ करने के लिए आता ही आता है। पाइथागोरस प्रमेय को मैंने कुछ दिन पहले ही प्रूफ किया, अलग से वीडियो बनाकर। इतना इंपॉर्टेंट है इस वजह से, तो वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जिसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करना है, समझ रहे हैं हम पहली बात। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करोगे तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाली भुजा ही 90 अंश हो जाती। पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ किया, आगे वाली चीज़ लिख दी, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता सीखो। 6.1 और 6.8 एक प्रमेय, इन दोनों में से पक्का एग्जाम में आएगा। ठोक के दे सकता हूँ, आपके मोहर लगा के दे सकता हूँ, आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि सेट कई सारे बनते हैं एक पेपर के, तो एक ना एक सेट में तो ये दोनों आने ही है। क्योंकि बेटा आप जिस सेट का आप पेपर देते हो ना, तो एक एग्जाम के कई सारे सेट बनते हैं। तो देखो बेटा ये दोनों क्वेश्चन तो आएंगे, चाहे इस सेट में या उस सेट में। अब आप पे निर्भर करता है कि आपको कौन सा सेट पेपर मिल रहा है, आना तय है। ठीक है, तो ये प्रूफ वाला पार्ट तो बेटा मैंने ऑलरेडी करा रखा है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना वीडियो खत्म होने के बाद। उसके आगे क्या करना है, उपयुक्त प्रमेय का प्रयोग करते हुए संलग्न चित्र में सिद्ध कीजिए यदि AD BC पर लंब है। ये देखो बेटा, ये जो AD है ये BC पर लंब है। ठीक है, तो आपको इसको सिद्ध करना है, इस चीज़ को सिद्ध करनी है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट पहले ही करा चुका हूँ, जिसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। उसके आगे क्या करना है वो मैं यहाँ करवा देता हूँ, वो वहाँ नहीं करा हुआ है, तो ये यहाँ करना पड़ेगा। प्रमेय सिद्ध किया, प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन, प्रमेय सिद्ध करोगे 3 नंबर मिलेंगे।
और बाकी जो आगे का पार्ट करोगे तो और 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है। दूसरे वाले पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर, क्या सिद्ध करना है बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सब में स्क्वायर स्क्वायर है, यानी कि हमें पाइथागोरस प्रमेय तो लगाना ही था और इसने बोल भी रखा है कि सिद्ध करो। तो सबसे पहले ए बी स्क्वायर, कहाँ दिख रहा है आपको ए बी स्क्वायर, यह है ए बी, देखो बेटा यह है ए बी, यह 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो इसके सामने वाली भुजा ये हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा त्रिभुज बी डी ए में किस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक बार लिख भी देता हूँ। कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये चीज़ होती है। लगाते हैं सूत्र, देखो कर्ण क्या है हमारे पास, ए बी, ए बी का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। समीकरण नंबर 1, ए बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ जाओ सी डी स्क्वायर में, सी डी कहाँ दिख रहा है आपको, सी डी कहाँ दिख रहा है, सी डी यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में बात बनेगी, तो ये लगाना पड़ेगा त्रिभुज सी डी ए में। देखो इसमें क्या होता है ना, देखो बच्चों इस त्रिभुज में आ जाओगे तो इस 90 अंश के सामने वाली भुजा में ये आपका क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और आपको सी डी चाहिए, सी डी चाहिए, यहाँ सी डी रखा, ए सी स्क्वायर, ये प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका पहला समीकरण था और ये आपका दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों को यहाँ पर क्या किया गया, देखो बेटा जोड़ा गया है, तो आप भी जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस 2। ठीक है, बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा, दायां वाला दाईं तरफ, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और इधर है आपका ए सी स्क्वायर माइनस का ए डी स्क्वायर, माइनस प्लस कटा, यहाँ बचा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसे आप समीकरण मान लीजिए। तो कुल मिला के हमें क्या मिला, ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर बराबर किसके, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। ये लेफ्ट हैंड को हमने हल किया तो मुझे ये मिला, बाएं पक्ष को जब हमने सरल किया ना तब जाके मुझे ये मिला। ठीक है, अब अगर हम दाएं पक्ष को भी अगर हल करें, ठीक है, अरे ऑटोमेटिकली आ रखा है, देखो बच्चा मैं तो और सरल करने जा रहा था। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके बराबर लाना था, इसके बराबर, ऑटोमेटिकली आ चुका है, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। हम बाएं पक्ष लेके चले थे और हमें हमारा दाएं पक्ष मिल चुका है, यही तो हल करना था, हो गया आराम से। क्लियर, कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ जो प्रूफ वाला पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन मत लो। अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हर साल आने वाला प्रश्न है। ठीक है, इसमें भी एक प्रमेय है, इसमें भी एक प्रमेय है, और उसके बाद क्वेश्चन भी दे रखा है 6 नंबर में। ठीक है, इसमें क्या देखो बेटा, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। पहले ये प्रमेय सिद्ध करना है, और इस प्रमेय का नाम क्या है, 10.2। ये प्रमेय क्या कहती है, अगर आपके पास कोई वृत्त है, ठीक है, आपके पास वृत्त है और ये आपने एक बाह्य बिंदु लिया, एक आपने बाह्य बिंदु क्या ले लिया, पी, और इस बिंदु से आपने 2 स्पर्श रेखाएं खींची यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये मानो ए है, ये मानो बी है, तो आपकी ये जो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ होती हैं ना, पी ए और पी बी, ये आपस में बराबर होती हैं। ये भी मैंने करा रखा है अलग से। ठीक है, ये भी मैंने करा रखा है। ठीक है, जो कि जिसकी भी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, अलग से वीडियो बना के कराएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं तो मैंने अलग अलग बना दिया है। वैसे मैं स्पेसिफिक 1-2 क्वेश्चन का अलग वीडियो नहीं बनाता हूँ, उन्हीं के बनाता हूँ जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और जो बार बार आते हैं, उनकी मैं अलग बना देता हूँ एक आध। तो वो मैंने करा रखे हैं एक आध, और जिसकी मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है बेटा, उसके बाद इस प्रमेय को जब आप सिद्ध कर दोगे,
उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयुक्त प्रमेय का प्रयोग कर दिए गए चित्र में एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स वाई है और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, आपको बस ये सिद्ध करना है कि ये जो ए और बी है ये 90 अंश का कोण है। और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। ये किसका प्रश्न है? एनसीईआरटी। मैं चिल्ला चिल्ला के हर बार मार्क करवाता हूँ हर बोर्ड्स में, ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है हर साल। तो ये प्रश्न है प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 या फिर 9। ठीक है, आई थिंक 9 होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखा है पूरी प्रश्नावली में। ये क्वेश्चन भी है और 2 क्वेश्चन और हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और इसका एक उदाहरण भी है बेटा जो कि बार बार आता है। सो ये एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 से 15.2 तक हर एक क्वेश्चन मैंने करा रखा है, हर एक उदाहरण मैंने करा रखा है। ठीक है, आप मेरी वीडियोस देखिए, लाखों बच्चों ने मेरे को सपोर्ट किया है, प्यार दिया है। मेरे हर एक वीडियोस आपके ब्लेसिंग से बेटा, मैं ये कोई घमंड नहीं है, आपका प्यार है कि मिलियन में व्यूज़ हैं, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखना। आप भी अगर मेरे एनसीईआरटी वीडियोस देखेंगे ना तो आपको भी गणित विषय से प्यार हो जाएगा। ठीक है बेटा, सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तो ये पार्ट 1 था। आशा करता हूँ वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। जो मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, जो पार्ट अभी इसमें नहीं कराए वीडियो में, उसके लिंक्स मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है, जाइए जाके देखिए, और इस तरीके के पार्ट्स अब रेगुलरली चैनल पे आते रहेंगे। जय हिंद। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।